हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो NSTSC का एग्ज़ाम जो होता है, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, ओके, और बायो के 10 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 16 मार्क्स का होता है। तो उसमें से हम क्लास 10 के लिए आज मैथमेटिक्स के जो 25 क्वेश्चन है वो आज हम उसका एक सैंपल पेपर है, दो है एक्चुअली। आज हम पहला सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से जो PDF है उसमें 60 क्वेश्चंस है एंड 60 मिनट्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और ये जो इसका सिलेबस है, इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भले ही क्लास 10 का बोला है पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11 से भी आता है। ठीक है, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अगर इसका प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो उतनी प्रिपरेशन आपको चाहिए, जो कि मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन क्लास 11 से है। NCERT की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड LCM ऑफ इज 693। इफ वन ऑफ द नंबर इज 77 देन फाइंड द अदर। ओके, दो नंबर है, उसका HCF LCM दिया हुआ है, एक नंबर 77 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता होगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर। तो आपको यहाँ पे तो MCQs है, तो आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A प्रोडक्ट B। ठीक है, तो HCF क्या दिया हुआ है 11 एंड LCM क्या दिया हुआ है 693 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो एक 77 है, एक हमें नहीं पता है, तो उसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली कट कर देते हैं। 11 7 जा, फिर 7 9 जा 63, 6 बचेंगे 9। तो हाँ, आंसर क्या होगा 9 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, अ टॉप इज द शेप ऑफ कोन ओवर अ हेमिस्फीयर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ टॉप इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉप। अब देखो एक कोन है और हेमिस्फीयर है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही फिगर है। देखो ये कोन है और ये, यानी कि यहां से ये जो कोन होगा और यहां से जो हेमिस्फीयर होगा, दोनों होलो होंगे तो ही ज्वाइन हो पाएंगे। तो अगर वो वहां से होलो होंगे यहां से, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो टोटल एरिया फाइंड करने को कहा है, तो उसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। मेन चीज तो वही है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो। तो यहाँ पे अगर जो ज्वाइन हो सकती है दोनों फिगर, तो वहां पे क्या आएगा, CA से आता है दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या पूछा हुआ है, TSA ऑफ टॉप। तो TSA ऑफ टॉप का मतलब क्या होता है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। देखो पाई आर है, यहाँ पाई आर है, पाई आर को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा L प्लस 2R। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इन सब चीजों की जो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो हेमिस्फीयर में ये मान लो यहाँ सेंटर है, तो ये 3.5 होगी, ये 3.5 होगी और ये भी 3.5 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेमिस्फीयर मीन्स एक स्फीयर को काट दिया है बीच में से, उस हेमिस्फीयर के। तो तीन साइड रेडियस सेम होती है। अब ये जो टॉप का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, वो दिया है हमें 15.5। ठीक है, इसका मतलब कोन की हाइट क्या होगी इतनी, तो 15.5 में से हम 3.5 निकाले, उतनी उसकी हाइट होगी। तो 15.5 माइनस 3.5 माइनस करो तो 0, क्या होगा 12। इसकी हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जरूरत किसकी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, अनलेस के 3.14 यहाँ ब्रैकेट में कहा ना जाए, नहीं कहा है तो 22/7। रेडियस कितना है 35/10 लिखूंगा मैं इसे। L, तो L की यहाँ पे प्रॉब्लम है। L मतलब क्या होता है, ये हाइट जो स्लांट हाइट होती है, जो क्रॉस में होती है वो। तो L का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, √r² प्लस s²। तो R क्या है हमारे पास, R है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर। H कितना है, तो देखो H हमें कितना मिला 12 का स्क्वायर। इसे मैं प्लस करता हूँ, 3.5 का स्क्वायर क्या हो जा 1225 होगा,
क्योंकि 35 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 4, तो 1225, दो नंबर है यानी कि 12.25, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 0.25 वैसा का वैसा, 4 + 2 6, 4 + 1 5 एंड 1। ठीक है, अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 15625 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो जैसे ही ये 35 का स्क्वायर 25 था पीछे, ठीक है 1225, तो वैसे भी यहाँ पे 25 है। इसका मतलब ये होता है, आप वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ठीक है, बट उससे इजी तरीका है अगर आपको आता हो तो, कि 25 है यानी पीछे वाला नंबर तो जो भी होगा स्क्वायर का वो 5 ही होगा, ठीक है, इट्स परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो आप 35, 45, 55 के स्क्वायर ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ उनके स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो 3 4 12 और 25, 4 5 20 एंड 25, 5 6 30 एंड 25। ये जो ट्रिक है 8th स्टैंडर्ड में आती है आई थिंक, के 3 के आगे वाले नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 4 के आगे कौन आएगा 5, 4 5 20, 5 से आगे 6, 5 6 30 और 5 का 25, यानी कि 156 जो नंबर है वो कौन से कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ये 12 था वो 3 4 था, ये 20 था वो 5 4 था, ये 30 था वो 5 6 था, यानी कंसेक्यूटिव में छोटा नंबर आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा नंबर ये जो 4 है या यहाँ 3 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो देखो 150 किसका होता है, तो 12 इंटू 13 का होता है। अगर आपको टेबल अच्छे से आते हो तो ये पता चल जाएगा कि 12 इंटू 13 का होता है। तो इसमें से लोअर नंबर कौन सा है 12, तो डाल दो यहाँ पे 125। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 125 होगा और नीचे 10 का 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 12.5, जो कि हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब 2 इंटू आर कितना था 35/10। अब जो जो हमें कट होता है हम कर देते, 7 5 35, 5 2 दिस, 2 11 तो 11, यहाँ पे क्या होगा 2 5 5 7 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, अब 195 इंटू 11 क्या हो जाएगा, तो आपको 11 की ट्रिक अगर आती हो तो वो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो 195 इंटू 11, कोई भी नंबर अगर 11 से होता है तो ये 5 वैसा का वैसा, 9 + 5 14, एक पावर में चले जाने दो, 9 + 1 10, 10 + 1 11, अगेन एक पावर में जाएगा और 1 + 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2145। बट बी केयरफुल, एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट डाल दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपकी जैसी कैलकुलेशन की स्पीड उतना आप सम जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ क्लास 20 opted for a physics, 17 for maths and 5 for both and 10 for other subject. The class contain how many students? अब ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में से है, जो सेट्स एंड रिलेशन करके एक चैप्टर है, उसमें सेट में फर्स्ट चैप्टर में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो पहले तो मैं ये क्वेश्चन अगर हम कॉमन सेंस से चाहे तो भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूले से बताऊंगा कि कैसे होता है। देखो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे जितने बच्चे लिखेंगे जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो कितने बच्चे होंगे इसमें 20, मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, उसमें 20 बच्चे, और 17 है जो मैथ्स के लिए होंगे। ये जो दूसरा सर्कल है वो मैथ्स के लिए लिया है मैंने। तो दोनों में कॉमन कितने होंगे, तो यहाँ 5 सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन। ठीक है, और 10 फॉर अदर सब्जेक्ट, तो ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसको हम अलग से लिखेंगे। तो हमें टोटल बच्चे पूछे ना कितने बच्चे होंगे, तो एक मैथ्स के लिए कितने होंगे, प्लस फिजिक्स के लिए कितने होंगे, प्लस दोनों में कितने लिए होंगे, और प्लस 10, इतना अगर हमें मिल जाए तो हमें टोटल बच्चे मिल जाएंगे। तो देखो 20 बच्चे फिजिक्स ले रहे हैं, पर उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स दोनों, तो सिर्फ फिजिक्स कितने लेंगे, तो 20 - 5 कितने होंगे 15, तो सिर्फ फिजिक्स कितने ले रहे हैं 15। वैसे ही 17 बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, पर 5 बच्चे ऐसे जो दोनों ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स कितने लेंगे, तो 17 - 5 विच इज 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। और दोनों कितने ले रहे हैं, 5 बच्चे जो दोनों ले रहे हैं, और 10 का कोई लेना देना नहीं हुआ था, सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए 10 10 20 30 35 40 42, तो कितने होंगे 42 बच्चे यहाँ पे टोटल होंगे। ठीक है, अब ये तो तरीका हमने सिर्फ ऐसे ही सॉल्व किया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है एक्चुअली कुछ ऐसा है कि
मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिजिक्स को मैं पी लिखता हूँ तो नंबर ऑफ पी सब्जेक्ट और मैथ्स को मैं एम लिखता हूँ, नंबर ऑफ एम सब्जेक्ट माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी यूनियन एम। नंबर ऑफ पी यानी कि फिजिक्स कितने बच्चों ने लिया है, 20 बच्चों ने लिया है, वो यहाँ पे लिखना होता है। नंबर ऑफ एम मैथ्स कितने बच्चों ने लिया है, 17 बच्चों ने लिया है। दोनों जो है वो कितने बच्चे हैं, 5 है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन सब्जेक्ट, एंड यूनियन यानी कि टोटल कितने होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये 10 अदर सब्जेक्ट नहीं, वो तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा एंड में। तो 20 प्लस 17 कितने होंगे, 37 माइनस 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी यूनियन एम। तो ये क्या होगा, 32। तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के कितने बच्चे मिले, 32 मिले, उसमें 10 एक्स्ट्रा ऐड करो तो कितने होंगे, 42। तो आंसर क्या होगा, 42। ये फॉर्मूला है जो 11 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। AD perpendicular BC and BC is equal to A and CA is equal to B and AB is equal to C. If BD is equal to 1/3 of CD, then what is the value of 2B square? ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले ये 2B स्क्वायर है, 2B स्क्वायर आ कैसे सकता है, हम थोड़ा अगर सोच रहे तो देखो राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट से तो हमें एक ही चीज याद आती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो हम लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ABD में अगर ये 90 है तो AB हाइपोटेनियस है। हम पहले ट्रायंगुलर ABD की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, C का स्क्वायर होता है। BD स्क्वायर हमें नहीं पता है, रहने दो उसे, और AD स्क्वायर को भी वैसा ही रहने दो। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, दूसरा ट्राइंगल देखो ADC, इन ट्राइंगुलर ADC, तो उसमें AC हाइपोटेनियस होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC कितना है, वो स्मॉल b का स्क्वायर होगा, AD हमें नहीं पता है और DC भी हमें नहीं पता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो देखो मुझे AD कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कंपेयर करवा देता हूं। तो देखो C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, मैं BD स्क्वायर को उस तरफ ले जाता हूं तो AD स्क्वायर हो जाएगा। उसी AD स्क्वायर के बराबर क्या होता है, B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो मैंने दोनों को सिर्फ कंपेयर करवाया फ्रॉम, अब 1 और 2 कह सकते हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे उसको उन दोनों को ले जाता हूँ, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस BD स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव BD स्क्वायर और माइनस DC स्क्वायर तो वही था। अब देखो यहाँ पे आके मैं अटक गया क्योंकि मुझे C स्क्वायर B स्क्वायर तो मिल गया, पर इन दोनों के लिए कुछ नहीं मिल रहा आगे, सिर्फ राइट एंगल्स। तो उन दोनों के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अब हम इसका यूज करेंगे। तो देखो BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, BD प्लस CD, BD प्लस CD। अब हमें पता है कि BC तो टोटल कितना है, A है। ओके, अब हम क्या करते, दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर देते। तो देखो BD वैसा का वैसा रखते प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3BD, विच मीन्स वॉट, BD प्लस 3BD 4BD इज इक्वल टू A। तो A/4 इज इक्वल टू BD। तो BD की वैल्यू क्या मिली, A/4, तो वो मैं यहाँ पे रख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अभी BD स्क्वायर को वैसा ही रहने दो, DC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 3BD लिख सकते हैं, तो 3BD स्क्वायर। ओके, तो इसे हम करते हैं C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस 9BD स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 8BD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 8BD का स्क्वायर, तो BD की जगह पे क्या दिया हुआ, A/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू A स्क्वायर, और नीचे 16 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16। तो देखो हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे C के साथ और 2B के साथ इज इक्वल टू नेगेटिव A स्क्वायर। ओके, तो 2B को इस तरफ ले जाते अकेला और A स्क्वायर को इस तरफ ले आते, तो 2C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर। तो देखो हमें 2B स्क्वायर की वैल्यू मांगी थी, तो कितना होगा A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। अब देखो ये तो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कुछ फॉर्मूले में लिखता हूँ आप वो चीजें डायरेक्टली काट लो तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus b is equal to 0, then find the value of under root alpha plus beta plus under root beta plus alpha plus under root b by a। ठीक है, तो मैं इन्हीं ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी से हम
ले लेते हैं आगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी क्लास 10 में है, तो वही आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस है, आर डी शर्मा आरएस में इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आप मोर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो। तो देखो रूट अल्फा बीटा है तो उनको सेपरेट ले लो, रूट अल्फा रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, इसको हम वैसा ही रहने देते हैं रूट बी बाय। अब देखो ऐसा करने का रीजन क्या है, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अंडर रूट अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट बीटा इंटू रूट बीटा क्या हो जाएगा, बीटा, और नीचे अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस रूट बी बाय ए। अब देखो ये इक्वेशन है एक्स और बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करवाने जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसमें हम अल्फा प्लस बीटा क्या लेते हैं, एक्चुअली माइनस बी बाय ए लेते हैं। तो देखो बी है और ए है तो परफेक्ट है। और अल्फा बीटा हम क्या लेते हैं, तो अल्फा बीटा हम लेते हैं सी बाय ए। ओके क्या लेते हैं, सी बाय, बट सी की जगह पे क्या है, बी है, केयरफुल विद दैट, एंड ए। ठीक है, तो बस वो वही हम रख देते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और रूट अल्फा बीटा है तो ओनली बी बाय ए। ठीक है, प्लस बी बाय ए। अब आंसर तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। सिर्फ अगर समझ में ना आए तो मैं इसी भी चीज समझाता हूँ कि अगर 3 अपॉन रूट 3 हो तो आप क्या लिखते हो इसका आंसर, तो 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो। तो ये रूट 3 काटो तो ऊपर क्या बच जाता है, सिर्फ रूट, यानी कि यहाँ पे b बाय ए है और रूट b बाय ए, तो इनको काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली रूट बाय ए बचेगा। ठीक है, तो माइनस रूट b बाय ए प्लस रूट b बाय ए, तो प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6, if the circumference of a circle is increased by 50%, then what % will its area be increased? ओके तो देखो सर्कल का सर्कमफरेंस और ये जो एरिया होता है दोनों के दोनों डिपेंडेंट होते हैं रेडियस पे, कि रेडियस घटे तो वो डिक्रीज हो जाता है, अगर वो बढ़े तो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसी को हम कंपेयर करते हैं कि ये 50% है तो कैसे लिखते हैं। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एक्चुअली होता क्या है, 2πr होता है, विच इज नॉर्मल रेडियस थी। अब इसी के अंदर उन्होंने कहा कि 50% बढ़ा दिया गया है, तो 50% बढ़ा देते हैं, ऑफ 50% किसका बढ़ा है, इसी का तो बढ़ा है, तो 2πr लिख लेता हूं मैं। अब देखो इनको मैं सॉल्व करता हूं तो देखना रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो 2πr था, रेडियस r अकेला ही था, पर अब देखते हैं। तो 2πr मैं कॉमन निकाल देता हूं, 1 प्लस 50% होगा। ओके ये 2πr था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली, इसलिए 2πr मैंने बाहर निकाल दिया। तो देखो होगा क्या, 2πr 1 प्लस 50% का मतलब परसेंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 100, 52 जा, तो 2 1 जा 2, 3/2 होगा, 2 1 जा 2 और प्लस 1 यहाँ पे 1 होगा इसलिए 3/2। तो देखो 2 पाई और बाकी 2 पाई को साइड में रखता हूँ, बाकी जो भी नंबर आए वो मैं r के साथ लिख देता हूँ, 3/2 r। तो देखो न्यू जो रेडियस आई वो क्या बनी, 3/2 r बनी। ठीक है, 2πr 3/2 r। देखो तो r यहाँ था, नया जो 50% बढ़ा है उसमें से क्या हो गया, 3/2 r नई रेडियस आई। अब हमें एक्चुअली कहा तो किसका है, एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, तो ओल्ड एरिया कितना होगा, अगर 2πr होगा तो ओल्ड एरिया कितना होगा, πr² विच इज ओल्ड। ओके एंड न्यू एरिया क्या होगा, तो न्यू एरिया होगा पाई 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब अगर कोई चीज यहाँ पे ओल्ड है और न्यू है, उन दोनों में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करते हैं कि न्यू में से ओल्ड हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई 3/2 r का स्क्वायर माइनस πr², नीचे इन दोनों का डिफरेंस और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, ओल्ड एरिया आता है, πr² इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या होगा, 100 होगा। तो देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, r² माइनस πr² और नीचे πr² इंटू 100। अब देखो πr² और ये πr² कॉमन निकलेगा तो बाहर आ जाएगा और नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 9/4 माइनस 1, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं तो वो लिखने का मतलब ही नहीं है, नीचे 1 बचा होगा, और 4 1 जा 4, 9 माइनस 4/4 इंटू 100, तो ये क्या होगा 5/4 इंटू 100 विच मीन्स 25। ओके 25 4 जा 100 होगा, 25 5 जा कितना होगा, 125%। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा आंसर, 125%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, BC प्रोड्यूस D such that C is a midpoint of BD, then BD square is equal to what? तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जस्ट सपोज लाइक दिस, A B
सी। इक्विलेटरल है यानी कि तीनों की साइड क्या होगी, सेम होगी। अब हमें कहा क्या है कि सी बी सी जो है वो डी प्रोड्यूस करता है ऐसा कि सी मिड पॉइंट हो जाए। तो यहाँ पे ये डी होगा। अब सी यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा अगर डी हम ऐसा लेंगे तो यहाँ पे बी सी की बराबर लेंथ कितनी होगी, सी डी की होगी। ठीक है, तो अब देखो इतनी चीज अच्छे से समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सोचना ही है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 60 के होंगे। ओके, तो ये देखो ये दोनों ही लीनियर पेयर होंगे तो ये क्या हो जाएगा 120। अब मैं क्या करता हूं, एडी को मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब क्वेश्चन को ठीक से समझना है, यहाँ पे ये सारे ही साइड सेम है तो सिर्फ अब ए सी और डी को ऑब्जर्व करो। तो ए सी डी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि सारे साइड कैसे आए, सेम आए इसलिए। तो देखो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो एंगल भी उसके सेम होंगे। अब अगर एक तो 120 हो गया तो बाकी के दो इक्वल होने वाले। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 60। अब 60 को दो एंगल में डिवाइड करना है यानी कि ये 30 होगा, ये 30 होगा। बस हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो गया। अब ए एंगल एक्चुअली बना कितना, 60 प्लस 30 कितना बना 90। तो इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा लिखता हूं, देखा ध्यान से। ओके, तो ए 90 बन गया, ठीक है, और बी यहाँ पे और डी यहाँ पे। हमें पूछा क्या है, बी डी का स्क्वायर। तो देखो ये 90 बना, अब मुझे बी डी का स्क्वायर आराम से मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आया तो ऑप्शन चेक करो हमारे क्या है। तो ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर देखो, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर ए डी नहीं है यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, बट ए सी स्क्वायर है यहाँ पे। तो क्या फर्क पड़ता है, ए बी के बराबर ही तो क्या है, ए सी है, तो मैं ए बी के बराबर ए सी लिख देता हूँ प्लस ए डी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ए डी सिर्फ दो ही ऑप्शन में था आई थिंक, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे ए डी, तो उससे भी आप आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 2 मीटर and breadth is reduced by 2 meter and its area is decreased by 28 square meter. If the length is reduced by 1 meter and the breadth is increased by 2 meter, then the area increased by 33 square meter. Find the actual measurements of the rectangle. अब देखो ये क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का 10th के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से, इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। पर क्वेश्चन पूरा देखना, इसके बाद उसमें एक अलग तरीका भी इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका बहुत टाइम सेव करेगा। तो हम ऐसा ही मानते हैं, जनरल लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y कर लेते हैं। तो देखो लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर, तो हम पहला केस सिनेरियो लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं x प्लस 2 एंड ब्रेथ कितनी रिड्यूस होती है y माइनस 2। इन इट बिकम एरिया डिक्रीज बाय, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी एक्स वाई, तो वो कितना डिक्रीज होता है 28। इसे मैं सॉल्व करता जाता हूँ, एक्स वाई माइनस 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 4 माइनस 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा नेगेटिव 24। सब में 2 कॉमन है, डिवाइड करो, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये यहाँ पे फर्स्ट केस लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या है कि लेंथ रिड्यूस हो रही है तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है 33। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई वाई एंड माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 33। तो एक्स वाई काट लो तो हमारे पास क्या बचता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, देन ओके, तो ये सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे 2y नहीं था, 2 तो डिवाइड कर दिया था हमने, ओके, यहाँ से 2 हमने डिवाइड, मैंने सिर्फ लिख दिया था यहाँ से गलती से। अब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 12 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 35, तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 12 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। देखो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि y माइनस वाई 0 हो रहा है। माइनस एक्स प्लस 2x क्या होगा, x होगा ओनली, और 35 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 23, यानी कि लेंथ कितनी आएगी 23 मीटर। किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पे यहीं पे रखते,
प्लस वाई इज इक्वल टू -12। तो y इज इक्वल टू क्या होगा -12 प्लस 23 विच मीन्स 11। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 11 मीटर। अब देखो ये तो ऑर्डिनरी तरीका है कि इस तरह से तो आप करते हो, ठीक है, बट यहाँ पे एमसीक्यू है तो उसका थोड़ा फायदा उठाओ, ठीक है, वो इजीली आपको आंसर दे देंगे। कैसे दे देंगे तो देखो इस चीज को अच्छे से समझना। मैं ये पहले वाले इक्वेशन को ही लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है, इसका थोड़ा फायदा उठाओ। x प्लस वाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। अब क्या करो कि आपको जो, थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं, आपको जो ऑप्शन दिया है ना उसका फायदा उठाओ यहाँ पे। कैसे? तो ये जो L और ये B है वो L इज इक्वल टू एक्स है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अगर LH ये पहला इक्वेशन बना के सिर्फ इतना बनाओ और काम करो ऐसे क्वेश्चन में कि L और B यहाँ पे पुट करो, LHS RHS जिसमें मिल जाएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा दो ऑप्शन के मिलेंगे आपको आंसर, कोई भी एक मिलेगा। तो देखो मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, तो x प्लस 2 है यहाँ पे, x प्लस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। देखो 13 प्लस 2 कितने होंगे 15, वाई यानी कि 11, 11 माइनस 2 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 13 इंटू 11 यहाँ पे और माइनस 28। तो देखो 15 9 जा 35, ठीक है, 13 इंटू 11 कितना होगा 143 होगा और माइनस 20। अब 143 में से 28 निकालूंगा इसके बराबर तो होगा ही नहीं, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो 23 प्लस 2 25, ठीक है, 20 माइनस 2 18 इज इक्वल टू 23 इंटू 20 माइनस 28। तो देखो 25 18 जा कितना होगा, तो 25 8 जा 20, यानी कि 200, 20 ऊपर जाएगा, 25 1 जा 25 और 10 35 45 450 होगा ये, ठीक है। आगे देखो 23 2 जा 460 माइनस 20, अब 460 में से 28 निकालूंगा 450 का आसपास जाएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरा चेक ये बी वाला करते हैं जो हमारा एक्चुअली आंसर है। तो देखो 23 प्लस 2 25, 11 माइनस 2 यानी कि 9 और सामने 23 इंटू 11 माइनस 28, 25 9 जा कितना होगा 225, 23 11 जा अभी हमने निकाला था कितना था, नहीं निकाला था 3 और 5 253 हो गए और माइनस 28। तो इसको आप करोगे तो आपको 225 मिलेगा। तो देखो ये 225 LHS और RHS सेम आए, यानी कि आप यहीं से आंसर टिक कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पर आपको जो मेथड इजी लगे, ठीक है, मैं सारे मेथड आपको बताऊंगा जितने यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे ही डी कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर एक ही इक्वेशन से आपका आंसर मिल जाएगा और स्पीडली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6, ठीक, कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये तो 5th चैप्टर का क्वेश्चन है 10th के और काफी इजी है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप इस तरह से सोच सकते हो 16 6 96, 17 6 102, तो 102 से शुरुआत होती है तो उसका हम लिख लेते हैं 108 114। अब लास्ट में कौन सा होगा जो 3 डिजिट डिविजिबल होगा, तो इसको निकालते कैसे है कि लास्ट वाला कौन सा होता है। तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9, उसको आप 6 से डिविजिबल करो, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और यहाँ पे 3 बचेगा, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा अभी। तो ये 3 को 999 में से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये 996 होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे कितने नंबर पूछा है, यानी कि n पूछा हुआ है। तो चलो a इज इक्वल टू 102, d इज इक्वल टू क्या होगा, सब में 6 प्लस हो रहा है, an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 996, तो an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 996 इज इक्वल टू a कितना है 102 प्लस n हमें नहीं पता है, d कितना है 6, तो 996 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 996 में से 102 जाएगा 4, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 कर लो आप। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं इन 9 4 को, 6 1 जा 6 29, 6 4 जा 24, 5 6 9 जा 24, ओके। तो 149 आ जाएगा और सामने क्या है n माइनस 1, माइनस 1 बेटा इस तरफ आएगा तो 149 प्लस 1 इज इक्वल टू 150, तो आपका n क्या होगा आंसर 150 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते, द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, ओके। तो यहाँ पे
ये जो है यहाँ पे लेंथ परपेंडिकुलर का ए टू बी सी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है जो परपेंडिकुलर है, जस्ट सपोज ए बी सी डी नाम दे देते। तो सपोज कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी का। अब एक बात याद रखो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन के बराबर होता है, वो रिजल्ट है हमारे पास। तो ये जो मीडियन होगा तो यहाँ पे बी डी क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। यानी अब हमें फाइन क्या करनी है, लेंथ सिर्फ एडी की फाइन करनी है। तो हम वो एडी कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो 90 है तो ये ए बी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर, बी डी कितना है 2.5 का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप 36 माइनस करके भी कर सकते हो, मैं इस तरह से कर रहा हूँ 6 माइनस 2.5 एंड 6 प्लस 2.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी से लिखा। तो 6 माइनस 2.5 क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से लिख ले तो 5 में से जाएगा 3.5 और 6 प्लस 8.25 हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे सामने ए डी स्क्वायर बचा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 35 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100, तो ये ए डी स्क्वायर। तो देखो क्या आता है 35 इंटू 85 कितना होगा, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 85 इंटू 35 तो 25, 5 8 40, 42 0 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, ठीक है 5 7 9। तो क्या आया 2975 डिवाइडेड बाय 100, विच मीन्स वी कैन से दैट 29.75। पर बी केयरफुल, ये क्या है ए डी का स्क्वायर है, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट आया ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है, हमें डायरेक्ट देते हैं 5 है तो 25 होता है तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो एक मेथड आता था 8 स्टैंडर्ड में जिसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट करके चैप्टर में आता था 29.75। इसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये 29 है उसका लेजर स्क्वायर क्या होता है 5 होता है ओनली, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ से आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हो, आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो ये दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो पूरा स्क्वायर रूट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 से लेके अब जो कोई डिजिट आएगा यहाँ पे दोनों के क्लोज होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 होगा 0.75, तो यहाँ ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, इसी 5 को प्लस कर देते थे, क्या आता है 10। अब 10 से लेके और यहाँ तक जो नंबर होता वो दोनों सेम आता था। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि 475 है, तो 100 एंड मैं 3 रखूंगा तो मुझे 309 मिलेगा। बट अगर मैं 4 रखूंगा 104 इंटू 4 416 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दोनों जगह पे लिखना होगा। तो यहाँ पे 416 आएगा। अब आगे जो भी आंसर आए हमें परफेक्ट थोड़ी निकालना है, 5.4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये डैश के ऊपर ही 4 आएगा। तो 5.4 देखो कहाँ आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, यहीं से आंसर टिक कर लो, 5 तक जाओ ही मत, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आपको इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा 5.45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, triangular prism placed on a rectangular prism as shown, find the volume of the combined structure। ओके तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए सारे कि इसमें फॉर्मूले कौन से हैं। तो देखो नीचे का तो जो है ये जो पोर्शन है वो तो क्यूबॉइड है, ठीक है, तो वो तो हमें पता चल जाता है कि भाई L इंटू बी इंटू एच है। बट ट्राइंगुलर प्रिज्म का भी तो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्यूबॉइड का निकाल देता हूँ, फिर दोनों को हमें प्लस ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो देखो ये जो क्यूबॉइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L कितना है उसका, वो डायरेक्टली 6 4 इंटू 2, ये आप लेंथ ले लो ब्रेथ ले लो और ये हाइट ले लो। तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये नीचे वाला पोर्शन होंगे। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए और उसकी जो हाइट है वो हम किस तरह से निकालते हैं यहाँ पे वो भी हमें देखना आना चाहिए। देखो सबसे पहले हाइट देखो टोटल उसकी ट्रायंगुलर प्रिज्म की, ये कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये इतनी हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब उसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ होता है,
तो 1/2 बेस कितना है ट्राइंगल का, ट्राइंगुलर प्रिज्म का, तो देखो ये पूरा 6 है और यहाँ पे इतना 3 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 3 होगा। हाइट कितनी थी, 2 थी क्यूबॉइड की, टोटल हाइट 5 है, तो इसकी कितनी होगी ट्राइंगुलर प्रिज्म की, 3 होगी, 5 - 2। लेंथ, तो उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी होगी, तो वो तो सेम ही होगी, जितनी थी उतनी ही है, क्योंकि दोनों साइड ज्वाइंट है तो 4 है। तो 2 2 जा कट, तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो 18 + 48 कितना होगा हमारा आंसर, 18 16 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। तो आपको फॉर्मूला आते हैं तो ये तो आसानी से हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + 12 is equal to 0 such that alpha minus beta is equal to 1, then what the value of k। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम जो रूट होते हैं वो लिख लेते हैं। अगेन ये सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b क्या है, k, और a क्या है, 1 है ओनली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -k, और उसी से रिलेशन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बट हमें k की वैल्यू, तो यहाँ k भी अननोन है और एक और वेरिएबल अल्फा अननोन आएगा, तो वो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो एक और फॉर्मूला है हमारा, जो उन जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा बीटा, c क्या है हमारे पास 12 और a क्या है 1, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो चलो अब हम यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं कि अच्छे से किस तरह से इनका सॉल्यूशन होगा। तो अब देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो मुझे किसी भी एक की वैल्यू तो चाहिए यहाँ पे। तो देखो उसको मैं अल्फा माइनस बीटा को मैं अलग से लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/α लिख सकता हूँ। ये जो अल्फा को नीचे रख दिया, तो मैं बस उसी को यहीं पे पुट कर देता हूँ। 12/α इज इक्वल टू 1, विच मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 हो जाएगा, अल्फा को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, इसका सेपरेशन करेंगे हम, तो -4α + 3α -12 होगा ये। तो अल्फा अल्फा -4 + 3α -4, यानी कि दो वैल्यू मिलेगी मुझे, अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। -4 उस तरफ जाएगा तो 4, और 3 + 3 उस तरफ जाएगा तो -3। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 आया एंड अल्फा इज इक्वल टू -3 आया। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि k तो मुझे यही मिल रहा है। तो देखो ये b - b 0 हो जाएगा, तो 2α इज इक्वल टू -k + 1 होगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं इसलिए। तो देखो अल्फा की वैल्यू मुझे एक बार क्या मिली, 4 मिली, और एक बार क्या मिली, अल्फा इज इक्वल टू -3। दोनों रख देते हैं यहाँ पे, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -k + 1। तो k को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, तो यानी एक बार k इज इक्वल टू कितना मिला, -7। तो यहीं से आपको अंदाजा आना चाहिए कि आंसर ये है, पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए पूरा कर देता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू -3 रखो तो -6 हो जाएगा, -k + 1, k को इस तरफ ले आओ, 6 + 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 7। तो +7 एंड -7 दो वैल्यू मिली हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x, find the value of x if log 2 5 into 2 raised to x plus 1, log 4 2 raised to 1 minus x plus 1 and 1 are in AP। अब देखो यहाँ पे log दिया हुआ है, और आई थिंक जो एनसीईआरटी में बच्चे हैं वो लोग आई थिंक log नहीं पढ़े होंगे अब तक के, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आए वो। पर अगर आपको log का बेसिक क्लियर करना है ना, तो एक चैप्टर आता था पहले, गुजरात बोर्ड की ओल्ड इंग्लिश मीडियम की बुक थी क्लास 9 में, उसमें log का एक चैप्टर आता था। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, इंटरनेट से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर लॉग के बेसिक नहीं पता है तो फिर आप ये आगे नहीं कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले एपी में, तो अगर नॉर्मल हम कोई नंबर ले, ए बी सी अगर एपी में है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस सेम होगा, बी और ए का और सी और बी का। तो b - a इज इक्वल टू c - b होता है। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो b को इस तरफ ले आता हूँ और a को उस तरफ ले जाता हूँ, विच मीन्स वी कैन से दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म डायरेक्टली याद रखो किसी भी तीन वैल्यू के लिए, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये तीनों चीजें जो है वो एपी में दी हुई है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 2b, b में किसको लेता हूँ, तो log 4 log बेस 4 2 रेज टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a क्या है, तो log 2 5 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस c क्या है 1 है। ठीक है,
तो अब इसे हम किस तरह से लिखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वो देखना अच्छे से। 2 log 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ओके, 2 माइनस एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे एक और ब्रैकेट रह गया था, log 2 5 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। log ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो log ए यानी कि कोई भी ये ले सकते हो, तो मैं log 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, प्लस है log 2। क्यों, क्योंकि मैं सबको log 2 के बेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 आया वो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा log की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, log 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log 2। तो log a प्लस log b आप क्या लिख सकते हो, log a भी लिख सकते हो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 5 इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। ये जो 2 था वो पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल। अब देखो दोनों साइड log 2 है तो आप कैंसिल कर सकते हो, हट जाएगा। तो 2 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 5 10 इंटू 2x प्लस 2। ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1 के साथ किया, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं सभी का, 2x उन सबको कैसे लिख सकते हैं, तो इसे अच्छे से देखना। 2 माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 2x लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को मैंने जस्ट डिनोमिनेटर में ले लिया, प्लस 1 10 इंटू 2x प्लस 2। अब देखो यहां से सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, 2x को मैं a ले लेता हूं, इसको समझना अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, 2x को मैं a ले लेता हूं, तो क्या होगा 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू a प्लस 2। तो देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस a से मल्टीप्लाई किया मैंने, नीचे a इज इक्वल टू 10a प्लस 2। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता जाता हूं यहाँ पे, तो 2 प्लस a इज इक्वल टू 10a का स्क्वायर प्लस 2a। तो मुझे सॉल्व होके इक्वेशन क्या मिलेगा, 10a स्क्वायर, a उस तरफ जाएगा तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा, प्लस a, 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो 10a स्क्वायर प्लस a माइनस 20 आया, ये a है। ओके, तो 10 2 20, यानी कि आप फैक्टराइजेशन निकालो तो 5a और 4a मिल जाएगा। तो 10a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a होगा और माइनस 2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, 10a में से 5a कॉमन निकलेगा तो 2a प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 1। ओके, तो a की दो वैल्यू मिलेगी मुझे, a इज इक्वल टू एक 2/5 मिलेगा और a इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। ये दो वैल्यू मिलेगी मुझे, a इज इक्वल टू 2/5 और a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नेगेटिव 1/2। तो देखो यहाँ पे ये जो a की बात कर रहे हैं यानी कि, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है जो लॉग में होता है उसमें, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम ओनली क्या लेंगे, पॉजिटिव 2/5। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। तो a इज इक्वल टू 2/5। तो a इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, क्या सपोज किया था, 2x लिखो, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन थोड़ा बाकी है। तो 2x है तो मुझे सिर्फ x में लिखना है इसको, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये सामने log के बेस में चला जाता है एक्सपोनेंट के हिसाब से। तो 2 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू log 2/5, पर हमारा आंसर इसके फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है log a बाई बी को आप कैसे लिख सकते हो, log a माइनस log b। तो log 2x बराबर log 2 माइनस log 5, यानी कि ये जो log 2 और log 5 को a माइनस b के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब log 2 क्या होता है बेस का, तो वो 1 होता है, ठीक है, सेम बेस होता है तो, और ये log 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 माइनस log 5 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आती है, नहीं आती है तो आपको एक बार वो चैप्टर जो मैंने कहा वो देखना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस log 5। क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्कल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर passes through the 13/2 0, identify the point which does not lie in the interior of the circle। तो एक सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है, वो
ओरिजिन से लेके ये जो भी रेडियस तक का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो 13/2 दिया हुआ है। ओके, 13/2 मीन्स आप 6.50 लिख सकते हो। तो ये रेडियस होगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो मुझे आर क्या मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालो x2 माइनस x1 स्क्वायर करके, तो 6.5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.5 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.5। ठीक है, ये जो r आ जाएगा 6.5। अब देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, अगेन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा है जो वो है 11th क्लास से है कि सर्कल का एक्चुअली इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है। इसका मतलब आप उसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है जिससे इक्वेशन सॉल्व होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो जो पॉइंट है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है। यानी कि ये जो हमें चाहिए वो कि जो पॉइंट है वो डज नॉट लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास आर है, एक्स और वाई भी है। एक्स और वाई हम यहाँ से इक्वेशन में देख के पुट करेंगे, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, उस तरह से जिसमें वो ग्रेटर देन 0 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स की जगह पे -3/4 प्लस वाई की जगह पे 1 का स्क्वायर और -6.5 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं, तो देखो क्लियरली आप अंदाजा लगाओ, 6.5 का स्क्वायर यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या हो 25, 42.5 हो गए। तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे 16, और ये कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं जाएगा, ये लेस देन 0 जाएगा क्योंकि ये 42 में से माइनस होगा। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसल, देख के पता चलता है। एक्स 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 7/3 का स्क्वायर 49/9 माइनस 42.25। ठीक है, 42.25। अब 49 नीचे 9 है, ठीक है, नीचे 9 49, 9 का मतलब क्या होता है 9 5 पॉइंट समथिंग होगा, 4 प्लस 5 14 माइनस 42, ये लेस देन 0 होगा यानी कि ये भी इनसाइड है। सी चेक करो, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 1/4, मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ 1/2 का, और माइनस 42, तो 25 प्लस समथिंग लाइक द पॉइंट में होगा तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा हमारा जो कि वो हमारा आंसर होगा -6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 42.25। मैंने डायरेक्ट 6.5 का स्क्वायर लिख दिया। 36 प्लस 25 बाय क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो -42.25। तो 36 प्लस अगर आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24, 1 0 पॉइंट लेंगे, 4 2 8, 2 0 एंड 5, ये कितना आएगा 6.25। तो इसको देखोगे आप तो ये 42.5 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 0 आया, लेस देन 0 नहीं आया। अगर लेस देन 0 आंसर आता तो वो इनसाइड होता, जो कि हमें नहीं मांगा है कि इनसाइड नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि वो बाउंड्री पे होगा, और ग्रेटर देन का 0 का मतलब क्या होगा, वो आउटसाइड पे होगा कहीं पे। तो हमें तो सिर्फ इंटीरियर नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, इक्वल टू 0 आया। अगर लेस देन 0 आंसर आता तो वो इंटीरियर होता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो तो चलता है। Question number 15. In given figure, tan beta is equal to 3/4. Okay, tan beta is equal to 3/4 दिया हुआ है, तो what's the value of cos theta? Okay, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ A, B, C और D, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, tan बीटा का मतलब क्या होता है, तो ये हाइपोटेनियस यहाँ पे। ठीक है, तो tan बीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, विच मीन्स BC अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इससे मिलेगा क्या, tan बीटा हमें 3/4 मिल दिया हुआ है, तो मुझे BC मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 इंटू 3/4, तो 4 3 BC इज इक्वल। अब मुझे चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड होती है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस में CD अपॉन 15 होगा, बट हमारे पास CD नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो CD हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81
प्लस सी डी स्क्वायर। तो 225 माइनस 81 करो तो सी डी का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे ये माइनस करते 144 मिलेगा, यानी कि सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा, बस यहाँ पे रख दो। तो 12/50, तो ये क्या होगा 4 3s and 5 3s, which means we can say that answer is 4/5. Okay, question number 15. Okay, let's see the question number 16. The remainder of x raised to 4 minus 5x plus 6 is divided by 2 minus x square is in the form of px plus q. तो what are the perspective value of the p and q? ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं पहले, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम px प्लस q के फॉर्म में लिख देंगे। तो x रेज टू 4 है, सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो प्लस 0x³ लिख देंगे, प्लस 0x² क्योंकि है नहीं वो, और माइनस 5x प्लस 6। सामने क्या है, तो उसी तरह से -x² प्लस 0x माइनस प्लस 2, मैंने सिर्फ -x² को आगे लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, हम लिख लेते हैं -x⁻4 प्लस हो जाएगा x⁻4 प्लस 0 यहाँ पे और -2x²। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब 2x² को अगेन नेगेटिव 2x² से डिवाइड करो तो ओनली -2 बचेगा, तो लिख दो इसको 2x² हो जाएगा प्लस 0 -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x, ये माइनस एंड प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो -5x प्लस 10 को हम किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, px प्लस q के साथ, जो हमने दिया हुआ था। x के बाजू में कौन है -5, p हमारा क्या होगा -5 और q क्या होगा 10, तो -5 और 10 कौन सा ऑप्शन है, b है, तो हमारा ऑप्शन होगा b -5 10। क्वेश्चन नंबर 17, 3y plus 4x is equal to 1, y is equal to x plus 5, 5y plus bx is equal to 3 are concurrent, then the value of b। अगेन ये 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्करेंट होता है तो उसमें एक कंडीशन होती है। तो देखो कंडीशन पहले मैं बता देता हूँ, 3 लाइन होती है यहाँ पे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, तो हमें वैसे उसी तरह से इसमें कन्वर्ट करना है। मैं एक्स वाई को आगे लिख लेता हूँ इसी फॉर्म में, तो 4x प्लस 3y, 1 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x प्लस प्लस नहीं लिखते, y उस तरफ ले जाते तो नेगेटिव y एंड प्लस 5 तो वही है, तो ये इक्वेशन दूसरा हो गया। तीसरा देखो bx प्लस 5y माइनस 3। जस्ट मैंने इन लोगों को ये जो तीनों इक्वेशन है इनको कंपेयर करने के लिए लिखा, तो उसी हिसाब से हम डिटर्मिनेंट लिख देते हैं इसका। तो 4 x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे b 3 -1 5 -1 5 एंड -3 इज इक्वल टू 0। अब हम b की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको लिखते हैं कैसे, 4 -3 -1 3 हो जाएगा, -25। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है -3 -5b -1 5 एंड माइनस प्लस b हो जाएगा। ये अगर डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है तो ये स्टेप आपको समझ में आएगा। तो 4 इंटू -22 माइनस प्लस 9 एंड माइनस प्लस 15b हो जाएगा, -5 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो ये -88 हो जाएगा। 15b माइनस b 14b, 9 माइनस 5 प्लस 4। ओके, तो 14b इज इक्वल टू क्या होगा, -88 प्लस 4 क्या होगा -84, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, तो b इज इक्वल टू 84/14। तो 14 6 84 होगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार फ्रॉम टॉप ऑफ 20 मीटर ऑफ हाई टावर इज 60, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज द कार। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखो ये एक टावर है 20 मीटर का, और यहाँ पे मान लो कहीं पे कार है, ठीक है, इसको ABC नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखना इसे अच्छे से,
तो देखो ए बी सी दे दिया, 20 मीटर का टावर है और वो डिप्रेशन एंगल है, यानी कि यहाँ से ये जो एंगल है वो 60 है। तो ये जो यहाँ पे ये लाइन होगी ये, और ये जो बी सी है वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से 60 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 60 तो हमें पूछा है कि बी सी कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। तो 1060 कितना होता है, √3 होता है। ए बी कितना है 20 और बी सी, तो हमें मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू 20/√3। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें रूट की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे दिया नहीं है, जनरली बोर्ड का एग्जाम होता है तो यहाँ पे √3 दे देते हैं आपको, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, हम अप्रोक्सीमेट अज्यूम करते हैं इसको, ठीक है। आप सिर्फ 1.7 लेके ही चलो तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 20/17 नीचे 10 हो जाएगा, तो देखो 20 × 17 और वो 10 ऊपर आ जाएगा, तो 200/17। अब जो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर निकल जाता है वो आप वहां पे लिख दो। तो देखो इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं यहाँ से, तो 200/17, 17 वन जा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा 30, 17 अगेन वन जा क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पे 13 और 0 पॉइंट लेंगे, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17 7 जा 119, ओके। तो 11.7 समथिंग आ रहा है, यानी ये किसके पास जा रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर 12 मीटर के पास, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द फिगर शोज दैट अ रेक्टेंगल ऑन अ सर्टेन कार्टेशियन प्लेन m is the midpoint of PQ, then find the coordinates of R। R हमें फाइंड करना है, ठीक है। रेक्टेंगल है और m मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते Q के पॉइंट निकाल देते। तो देखो Q के पॉइंट मान लो XY है सपोज, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 + x/2 एंड 2 + y/2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 और 2 होंगे। P का m मिड पॉइंट है, तो 1 + x, अब डायरेक्ट निकालो, 5 2 जा 10, 10 और एक जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 9, और 2 2 जा 4, 4 - 2 2, यानी y क्या होगा 2 होगा, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो 1 2 9 हो गया। अब किसका पूछा है, एक्चुअली पूछा हमें इसका है कि r का, तो मैं उसको पॉइंट को अब xy ले लेता हूं, ठीक है। अब रेक्टेंगल में होता क्या है कि रेक्टेंगल में ये होता है कि भाई सामने सामने वाली साइड का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि SR इज इक्वल टू क्या होता है PQ। तो चलो SR और PQ, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो अलग से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके जो ऑप्शन है वो 1 by 1 उसमें पुट कर देते। तो पहला लेते मान लो 9 और 6 का, तो अब देखो यहीं से अब ओरल ही निकालो, ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 9 - 1 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, क्या उसका सामने 64 आता है, देख लो अंदर। 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये आता है आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ही आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे चेक करते कि दूसरे कैसे नहीं आते, अब ऑप्शन ही पुट करके देखो। मैं दूसरा क्या ले लेता हूं, इसका तो 64 आया, वो तो वैसे ही रहने दो, हर बार उसको मत निकालो। दूसरा एक ऑप्शन ले लो 8 6 ले लेते, तो देखो 8 - 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 - 6 का 0, 7 का स्क्वायर 49, 49 इज नॉट इक्वल टू 64, तो ऑप्शन कैंसिल। एक और ऑप्शन ले लेते हैं ऐसे चेक करने के लिए, 10 और 6 ले लेते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। 10 - 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 6 - 6 का 0, 9 का स्क्वायर 81, 81 इज नॉट इक्वल टू 64, देन आवर ऑप्शन इज अवेलेबल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस 8y and 18। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपके टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हो सके तो 10-15 सेकंड में ही आप सॉल्व कर दो। देखो तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, 8y 18 सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y द सीक्वेंस इन AP। AP का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस सेम होता है, तो फटाफट लिखो 18 - y, तो ये फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस 8, तो 18 प्लस 8 कितना होगा 26 डिवाइडेड 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा, तो हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक के ऊपर से था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 21, a rupees bill 40 is paid by means 5 rupees notes and 10 rupees notes, okay, and 7 notes are used in all। तो अगेन ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन 10th से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स।
टोटल नोट कितने 7 है, यहीं पे बोल दिया गया है, यानी 5 रुपए का एक नोट अज्यूम करते हैं x और 10 रुपए का y, x प्लस वाई इक्वल टोटल नोट कितने 7। तो पहला इक्वेशन कंप्लीट है। तो देखो सब में पहला ऑप्शन तो x प्लस वाई इक्वल 7। प्रॉब्लम दूसरे में कि x इज द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट एंड y इज द नंबर ऑफ रुपीज 10, जो हमने अज्यूम किया अभी। ठीक है, अब डिनोमिनेशन यानी कि जो रुपीज मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू एक्स और उसके साथ 10 इंटू वाई, सामने टोटल रुपीज कितने मिलते हैं 40। ओके, तो सब में से 5 डिवाइड करो, x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी आए, कुछ जो आए और कुछ जो आए वो लेंथी है, तो इनका टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ABC आर इन AP देन ब्लैंक आर इन GP। अब देखो 10th में तो आप AP पढ़ते हो, पर GP आता है 11th में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे AP में ऐसा होता है, हमने अभी प्रूव किया था 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये AP का फॉर्मेट है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ऐसा ही क्या है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये आपको याद रखना पड़ता है। जैसे AP में 2B इज इक्वल टू A प्लस C है, वैसे GP में क्या होता है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो बस अब ये जो तीनों नंबर दिए, ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन सब में सिर्फ यही अप्लाई करना है और देखना है हमें कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर के बराबर AC चेक करो, तो b रेस टू b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a रेस टू a और c रेस टू c। चेक करो ये सही होता है कि नहीं। तो b स्क्वायर का मतलब तो क्या होता है 2b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a और c। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंस है, तो ऐसा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं कि हम यहाँ पे इसका बेस इक्वल बता दें, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली देखो b रेस टू a का स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन कर रहा हूँ मैं, तो a रेस टू c इंटू c रेस टू b। तो देखो यहाँ अभी भी बेस का कोई सेम नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो a और c सिमिलर तरीके से नहीं होगा, देखो बेस ही डिफरेंस है, तो पावर और एक्सपोनेंट का रूल ही नहीं है कि बेस अगर डिफरेंट हो तो क्या करें, उसका कोई रूल नहीं। तो बेस सेम हो उनका रूल है। तो देखो डी ऑप्शन चेक करते हैं, जो कि हमारा आंसर है a रेस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a रेस टू a इंटू a रेस टू c। इसका मतलब क्या होता है, a रेस टू 2b इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो देखो बेस सेम है तो मैं पावर को कंप्लीट करवा सकता हूँ, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो देखो वो AP में भी है और GP में भी आ जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी कोई भी है वो सेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से क्वेश्चन है और एक काफी इजी है। ठीक है, ये सब में देखो 2 और 5 के फॉर्म में कोई ना कोई है, इसमें 7 एक्स्ट्रा है, तो क्लियरली ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, एक्चुअली आंसर यही होगा कि डी 145/2³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, in the given circle O is the center of the circle, AD and AE are two tangents and BC is also tangent. Which of the following is true? तो देखो इसमें AD टेंजेंट दिया हुआ है, तो AD के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CA लिख सकता हूं। और उसी में ही ये जो DC है वो भी तो ध्यान से देखो आप, वो भी तो दोनों टेंजेंट है ना, ये DC और यहाँ पे CP, तो मैं DC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, CP प्लस C, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। और उसी तरह से AE का लिखो, AE के बराबर क्या होता है, AB प्लस BE। तो सेम तरीके से ये जो BE है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PB लिख सकता हूँ, AB प्लस PB इज इक्वल टू AE। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि हर तरह ऑप्शन कैसे, ये लिखने का जरूरी क्यों था इन दोनों का। तो हमें देखो कहीं पे AE दिया हुआ है, कहीं पे 4AE दिया हुआ है, कहीं पे 3AE दिया हुआ है और कहीं पे 2AE दिया हुआ है। अब देखो अच्छे से कि AD और AE तो एक ही है। ठीक है, तो वहां पे कैसे पहुंचा जा सकता है, तो अगर मैं AD को AE के साथ प्लस कर दूं तो 2AE हो जाएगा। ऑप्शन का आंसर तो हमें यहीं से पता चल जाता है एक्चुअली, अगर ठीक से इस टेंजेंट को समझते हो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ प्लस करते AD प्लस AE इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम प्लस कर देते CP प्लस CA प्लस AB प्लस PB। ठीक है, तो AD और AE तो दोनों तो एक ही है, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। तो AD को मैं A लिख देता तो 2AE, और एक तरफ 2AE सिर्फ इसी ऑप्शन में, पर मैं क्वेश्चन पूरा जरूर करूंगा। तो देखो CP और PB क्या होता है, CB हो जाता है, CP और CB क्या होता है, CB, तो ये CB हो गया, और AB और AC तो वहीं पे है, CA को मैं सिर्फ AC लिख लेता हूँ। तो ये हमारा ऑप्शन
सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी। लास्ट क्वेश्चन 25, 1/2 log 1/2 2017। तो देखो इसे किस तरह से हम करते हैं। तो पहले सिर्फ इतना पोर्शन देखो, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, log 1/2 2017। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक फॉर्मूला है लॉगिज्म में कि log बेस अगर 1/2 x है, ठीक है, 1/2 बेस है और यहाँ पे x है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? नेगेटिव log b⁻x आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो इसको अब इस किस तरह से लिख सकते हैं? तो log जो 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, आगे नेगेटिव और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है एक्चुअली? तो माइनस log 2, x हमारे पास है 2017। अब ये जो -1 होता है आगे, वो 2017 के पावर में जा सकता है। तो log 2 ये क्या हो जाएगा 227 -1। इसे हम log के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। बस अब वैल्यू हम पुट कर देते उसमें कि 2 हमने log 1/2 2017 की जगह पे हम क्या लेके आए? तो log 2 2017 का इनवर्स। तो देखो 2 log 2 क्या होता है? ठीक है, ये जो होता है x log x और y, तो ये हम काट के y लिख सकते हैं ओनली, यानी ये 1 हो सकता है। तो क्या होगा 1/2017 का इनवर्स। 2017 का इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2017। तो हमारा आंसर क्या होगा 2017 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। तो ये फर्स्ट सैंपल पेपर था। ऐसा एक सेकंड सैंपल पेपर भी है, वो भी थोड़े टाइम में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।